मैंने पसंद की शादी की थी, मगर जब मेरी साली अमेरिका से आई तो उसकी खूबसूरती देखकर मैं उसका दीवाना हो गया। मैंने जानबूझकर अपनी बीवी को छत से धक्का देकर मार दिया। वो फौत हो गई। सोचा अब साली से इश्क लड़ाकर उससे शादी करूंगा, मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब बीवी के घर वालों ने खुद ही मेरी शादी साली से कर दी। मैं दूल्हा बनकर कमरे में दाखिल हुआ तो साली ने मुझे एक डब्बा दिया और कहा, इसे खोलो, इसमें गिफ्ट है। मैंने उसे खोला तो मेरे होश उड़ गए। मैं ज़मीन पर बैठकर पागलों की तरह रोने लगा, क्योंकि साली ने मेरे साथ मैंने नेहा से पसंद की शादी की थी। हम दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, लेकिन बारात वाले दिन जब मैंने नेहा की छोटी बहन अनिला, जो अमेरिका से पढ़कर आई थी, उसे देखकर मेरा दिल धड़कना भूल गया। उसके सुनहरी बाल, इंतहा का खूबसूरत बदन और उसके चेहरे की मुस्कुराहट में एक अजीब सी कशिश थी। मेरी नज़रें उस पर ही टिकी हुई थी जब वो मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, भाई ये दूध पी ले, मैंने खुद बनाया है। मैंने गिलास पकड़ा तो एक पल को मेरा हाथ उसके हाथ से लगा तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। जैसे तैसे करके मेरी वो रात कट गई। शादी के बाद नेहा और मैं एक नए घर में शिफ्ट हुए, मगर मैं हर वक्त अनिला के बारे में सोचता रहता। दिल उससे मिलने के लिए बेचैन रहता। मैं रोज़ नेहा को उसके घर ले जाता और अनिला को देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता। शादी के बाद नेहा बहुत खुश थी। वो सुबह जल्दी उठती, नाश्ता बनाती और मुझे ऑफिस के लिए तैयार करती। मैं वापस आता तो वो दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही होती। एक दिन नेहा ने कहा, अनिला का फ़ोन आया था, उसका फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, उसने तुमसे नोट्स मांगे हैं। नेहा की बात पर मैं फ़ौरन खड़ा हो गया और कहा, चलो पहले तुम्हारे घर चलते हैं, तुम्हारी अम्मी से भी मिल लेंगे। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। दिल करता अभी उड़कर अनिला के पास पहुंच जाऊं। ससुराल पहुंचे तो नेहा की माँ ने दरवाजे पर ही गले लगा लिया मुझे। आ गया मेरा बेटा, खुदा तुम दोनों को खुश रखे हमेशा। अनिला अंदर से निकली, हाथ में फैले थी। नेहा बाजी, भाई आए हैं, जल्दी आ जाओ, मीठा निकालूं। मैंने कहा, अब भाई को होगी। वो मुस्कुराई, क्या कहूँ जमील जी। सब हंस पड़े। नेहा ने उसके सर पर चपत लगाई, तमीज़ से बात किया करो। 2 दिन ससुराल में गुजरे। मैं हर बार कोशिश करता कि अनिला से बराह रास्त को ना हो, लेकिन वो कभी चाय ले आती, कभी नोट्स पर सवाल करती। मैं अंदर ही अंदर खींचता जा रहा था। तीसरे दिन सुबह नाश्ते पर अनिला की बातों से एक झटका लगा। अम्मी, वकास भाई की अम्मी आई हैं, कल कहा वो रमज़ान के बाद मंगनी रखना चाहते हैं। नेहा की माँ ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ उनका पुराना वादा है, अब वक्त आ गया है कि पूरा करें। मेरे हाथ से चम्मच गिर गया। सब ने चौंक कर देखा। मैंने फ़ौरन कहा, गर्म चाय का छींटा लगा था, लेकिन असल जलन दिल में थी। उस रात सोने के बाद नींद ना आई। दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, वकास कौन, क्यों। मैंने अगली सुबह जाते हुए नेहा से कहा, अनिला की मंगनी कब की फिक्स हुई? बचपन से वादा है चचा जाद के साथ, अब बस रस्मी बात रह गई है। अनिला राज़ी है? मैंने बेसख्ता पूछ लिया। नेहा ने हैरत से देखा, क्यों ना हो, वो खुद भी कहती है कि वकास उसे पसंद है। मुझे जैसे किसी ने अंदर से मुक्के मारे हों। नेहा को कुछ मालूम नहीं था, लेकिन मैं खुद से उलझने लगा। कभी कभी इंसान किसी और की खुशी देखकर अपनी महरूमी का एहसास करता है, लेकिन मेरी महरूमी मसनूई थी। मैं वही शख्स था जो खुद अपनी मर्ज़ी से मोहब्बत के बंधन में बंधा और अब किसी और के वादे से बेचैन हो रहा था। अगले हफ्ते मैंने बहाना बनाया, बिजनेस की मीटिंग है, 2 दिन शहर से बाहर जाना है मुझे। लेकिन मैं सीधा ससुराल चला गया। कहाँ रास्ते में था, सोचा मिलता जाऊं। नेहा की माँ खुश हो गई, वाह ऐसे दामाद हों सबके। अनिला उस वक्त अपने कमरे में थी। कुछ देर बाद बाहर आई, दुपट्टा सर पर था, हाथ में नोट्स थे। आप वाकई बिजनेस के सिलसिले में आए या मेरी फाइल लेने? उसने शरारत से पूछा। दोनों। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। उस दिन काफ़ी बात हुई। अनिला का लहजा दोस्ताना था, लेकिन मैं हर जुमले में कोई इशारा ढूंढने लगा। वकास काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं, कभी फ़ोन तक नहीं करते। वो बोली, जैसे बेदिली से, तुम्हें कोई एतराज़ है उनसे मंगनी पर? अम्मी अब्बा की रज़ा में ही खुशी है और बचपन से वही तय है। अब तो आदत हो गई। मुझे लगा जैसे दरवाज़ा अभी मुकम्मल बंद नहीं हुआ। मैंने घर वापस जाकर नेहा को कहा, अनिला की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद ही
शादी करना बेहतर है। हाँ, अभी 2 सेमेस्टर बाकी हैं। मैं सर हिलाकर चुप हो गया, लेकिन दिमाग पूरी तरह जाग चुका था। मेरे दिल में जो फ़रेब था अब वो छुपने की बजाय उतरने लगा था। खुद को संवारने के बजाय मैं अंदर से बिगड़ने लगा था और किसी को अंदाज़ा नहीं था कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और शायद मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। ज़िंदगी मामूल पर लौट आई थी। कम से कम सबको ऐसा ही दिखाई देता था। सुबह ऑफिस, शाम घर, दरमियान में चंद दोस्तों की मुलाकात या बाजार का चक्कर। नेहा हस्बे मामूल घर संभाल रही थी और अब तो उसकी तबीयत में भी तब्दीली नज़र आ रही थी। एक दिन उसने खामोशी से मेरे सामने रिपोर्ट रखी। क्या ये? मैंने पूछा। वो हंसी। हाँ, तुम बाप बनने वाले हो। मैंने जहरी खुशी दिखाई, माथे पर बोसा दिया, लेकिन दिल में जैसे किसी ने खला डाल दिया हो। खुशी थी, लेकिन एक कमज़ोर सी। मेरे अंदर एक शोर सा मच रहा था जो खामोश ना होता। नेहा अब पहले से ज़्यादा ख्याल रखती थी मेरा। अपनी सेहत के साथ साथ मेरे खाने पीने का भी वो अक्सर कहती। मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा एक अच्छे बाप की गोद में पले। मैं हाँ में सर हिला था, लेकिन ध्यान अक्सर की ओर भटक जाता। अनिला अब कभी कभार फ़ोन पर नेहा से बात करती, और अगर मैं करीब होता तो मेरी तवज्जो फ़ौरन उस आवाज़ पर जम जाती। आपके शौहर भी फ़ोन सुनते हैं या बस साथ बैठकर सुनते हैं? वो हंसती। हाँ, कभी कभी नेहा हंसती जब कोई ख़ास बात हो। एक दिन नेहा ने कहा, चलो अम्मी के घर चलते हैं। अम्मी को बताना है कि मैं उम्मीद से हूँ। मुझे जैसे बहाना मिल गया। मैंने फ़ौरन कहा, हाँ बिल्कुल, उनको खुशखबरी देनी चाहिए। हम पहुँचे तो सारा घर जश्न में बदल गया। अनिला किचन से भागकर आई। वाह, मेरी बाजी माँ बनने वाली है। मुबारक हो भाई, अब आपको कोई और भाई भी कहना पड़ेगा। शायद नेहा ने हंसकर उसका गाल थपथपाया। तो फिर जल्दी से शादी करो ताकि हम भी तुम्हें कुछ कह सकें। अनिला फ़ौरन खामोश हो गई। चेहरे पर एक लम्हे को संजीदगी आई, लेकिन जल्द ही मुस्कुराहट में बदल गई। मैं कुछ देर कमरे से बाहर निकला, छत पर जाकर हवा लेने लगा। कुछ देर बाद अनिला भी आ गई। ये छत हमेशा से मेरी पसंदीदा जगह रही है। वो बोली, बचपन में जहाँ बैठकर ख्वाब देखती थी। मैंने पूछा, अब ख्वाब नहीं देखती? अब तो वो तय हो चुके हैं वकास के साथ, जैसा सब कहते हैं। मैंने हल्के से तंज में कहा, बस सब कहते हैं, तुम नहीं। उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में कुछ लम्हे ठहरे। फिर वो बोली, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? अगर तुम खुश नहीं हो तो फ़र्क पड़ता है। मैंने झुक कर कहा। वो तड़प कर बोली, ये बात वकास को क्यों नहीं कहते? उनसे तो आपकी काफ़ी दोस्ती है। मैं खामोश हो गया। अनिला गुस्से में नीचे चली गई। कमरे में नेहा ने कहा, अनिला को क्या हुआ? कुछ चिड़चिड़ी लग रही है, आज शायद थकी हुई है। अगले दिन वापसी पर नेहा ने कहा, मुझे तो लगा तुम खुश हो गए बाप बनने पर, लेकिन तुम्हारी तवज्जो अजीब सी हो गई है। ऐसा कुछ नहीं, बस दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। मैंने मुख्तसर जवाब दिया। सच ये था कि मेरा दिमाग वाकई उलझ चुका था। अनिला की नाराज़गी मुझे अजीब सा सुकून दे गई थी। मुझे लगा शायद वो भी मेरे बारे में सोचती है, शायद उसे भी ये रिश्ता कबूल नहीं। मैंने दोबारा वकास के बारे में पूछने की कोशिश की। उस बार नेहा ने संजीदगी से कहा, जमील, तुम बार बार अनिला और वकास की बात क्यों करते हो? बस यूं ही ख्याल आता है कि वो खुश है या नहीं। अगर वो खुश नहीं होगी तो हम उसे मंगनी से रोक लेंगे क्या? तुम ये चाहते हो? बस इंसान है, फिक्र हो जाती है। नेहा ने एक लम्हे को मुझे देखा, जैसे कुछ जानने की कोशिश कर रही हो। फिर वो चुप हो गई। मैं अब अक्सर अकेला सैर को निकल जाता, किसी पार्क में बैठकर मोबाइल में मसरूफ़ दिखाई देता, लेकिन दिमाग में सिर्फ अनिला की बातें चलती रहती। उसकी मुस्कुराहट, वो छत पर गुजरे लम्हे, वो तलखी। एक दिन मैंने वकास को इत्तफाकन बाजार में देखा। वो किसी लड़की के साथ बैठा कुछ कागजात देख रहा था। वकास भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैंने करीब जाकर कहा, ओ जमील भाई, आए बैठें, क्या हो रहा है? मैंने पूछा, अनिला की शादी के लिए कुछ तैयारी कर रहा हूँ। अभी शादी के बाद बाहर ले जाने का प्लान है। मेरे दिल पर जैसे किसी ने बोझ रख दिया हो। उसे बता दिया आपने? हाँ, लेकिन वो खामोश रही, शायद खुशी संभाली ना गई। वो हंसा। मैं बिना कुछ कहे उठ गया। दिमाग सुन्न हो चुका था। घर आकर मैं नेहा के पास बैठा। वो किताब पढ़ रही थी। मैंने आहिस्ता से उसके पेट पर हाथ रखा। उसने मुझे देखा, मुस्कुराई। ये बच्चा हमें और करीब ला देगा, है ना?
मैंने सर हिला दिया। दिल कुछ कह रहा था, दिमाग कुछ। और अंदरूनी जंग शदीद होती जा रही थी और मैं हारने लगा था। कारोबार की हालत कुछ हफ्तों से ख़राब चल रही थी। चंद महीने पहले तक जिसमें थोड़ा बहुत मुनाफा बचता था, अब खसारे की सतह पर पहुंच चुका था। मैं इन हिसाब किताबों में उलझा हुआ था कि नेहा एक शाम मेरे पास आई। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन हाथ में कागजात थे। ये क्या है, मैंने पूछा। मैंने 2 जगहों पर अप्लाई किया था, एक स्कूल और एक कंपनी में। कंपनी से कॉल आई है, कल इंटरव्यू है। तुम्हें ज़रूरत नहीं, अभी मैं माँ बनने वाली हूँ, कमज़ोर नहीं हूँ। उसने मेरी बात काट दी। ये वक्त सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। मैं चुप हो गया। नेहा वाकई बदल गई थी। कुछ दिनों बाद उसने जॉब शुरू कर दी। सुबह जाती, शाम वापस आती, थकी हुई होती, मगर खाने के लिए कुछ न कुछ बना लेती। यह सब मत करो, बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं। मैं एक दिन बोला, यह सब ना करूं तो तुम्हारे लिए कौन करेगा? वो खामोशी से बोली। मेरे अंदर कुछ भी हरकत न कर सका। मैंने शुक्र अदा भी ना किया। मेरी नज़र में सिर्फ एक ही चेहरा था, जिसकी तस्वीर हर वक्त दिमाग के पर्दे पर छाई रहती। अनिला। मैं अक्सर नेहा से कहता, चलो अम्मी के घर चलते हैं, अनिला का हाल भी पूछ लेते हैं। वो बगैर किसी सवाल के हामी भर लेती। वो समझती थी कि मैं ख़ानदान की खैर खबर में दिलचस्पी रखता हूँ, लेकिन मेरी नीयत में सिर्फ अनिला थी। ससुराल पहुंचकर मैं फ़ौरन नज़र दौड़ाता कि वो कहाँ है। कभी लॉन में किताब लेकर बैठी होती, कभी किचन में बर्तन समेटती। हर बार उसे देखकर दिल में अजीब सी तसल्ली होती, जैसे कुछ मुकम्मल हो रहा हो। एक दिन वो बरामदे में अकेली बैठी थी, नेहा अंदर थी। मैं चुपचाप जाकर साथ बैठ गया। काफ़ी चुप हो तुम आजकल, मैंने कहा। आपको कैसे पता? उसने नज़रें उठाकर देखा। पता नहीं, बस लगा वकास की तरफ से कुछ दबाव आ रहा है। शादी की तारीख तय करना चाहते हैं और तुम मेरे चाहने ना चाहने से क्या फ़र्क पड़ता है? फैसले तो सब कर चुके, तुम इनकार क्यों नहीं करती? क्योंकि तुम इनकार करवाने नहीं आए, सब सुनने आए हो। ये कहकर वो उठकर अंदर चली गई। उस रात मैंने नेहा से बात की। वकास तुम्हारे ख्याल में कैसा लड़का है? ठीक है, मगर थोड़ा सख्त मिजाज है। अनिला के लिए शायद थोड़ा ज़्यादा होगा। तो बात करो ना खाला से, थोड़ा वक्त लेना चाहिए। क्या तुम चाहते हो कि ये रिश्ता ना हो? बस वक्त लेना चाहिए। इतनी जल्दी क्यों? नेहा ने सवालिया अंदाज में मुझे देखा, मगर कुछ ना बोली। अगले दिन जब मैं ऑफिस गया तो मालिक ने साफ कह दिया, अगर अगले हफ्ते का किराया नहीं दिया तो दफ्तर खाली करना पड़ेगा। मैं चुपचाप वापस आ गया। नेहा घर पहुंची तो मैं बैठा अखबार लिए था। खामोश। मैंने तुम्हारे लिए एक और कमेटी निकलवाई है, जल्दी ही रकम मिल जाएगी, तुम कारोबार में लगा देना, शायद तुम्हारा कुछ बन जाए। मैंने सर हिला दिया, लेकिन अंदर से कुछ महसूस ना किया। नेहा की कुर्बानी, उसकी फिक्र, सब मुझे एक बोझ लगने लगा। वो मेरे रास्ते की दीवार बनती जा रही थी। अनिला तक पहुंचने में रुकावट। एक शाम अनिला के घर किसी की सालगिरह थी। नेहा ने कहा, चलो सब गए हैं, हम भी चलते हैं। हम पहुंचे तो वहाँ खुशी का माहौल था। अनिला थोड़ी देर बाद आई, गुलाबी लिबास में। मैं उसकी तरफ बढ़ा। क्या बात है, आज बहुत मसरूफ़ हो? मसरूफ़ नहीं, बस बचने की कोशिश कर रही हूँ, उसने हंसकर कहा। किससे? जिनसे बचना मुश्किल हो, वो कहकर आगे बढ़ गई। मैं उसका जुमला लेकर देर तक सोचता रहा। अब मैं हर लम्हा किसी ऐसे इशारे का मुंतज़िर रहता जो मुझे यकीन दिला दे कि अनिला भी मुझे चाहती है। कारोबार, परेशानी, नेहा की हालत, सब बेकार लगने लगे थे। मेरी आंखों पर हवस की पट्टी बन चुकी थी, जिसमें सिर्फ एक ही चेहरा था और बाकी सब चेहरे, सब रिश्ते बस धुंध बन चुके थे। मैं बदल चुका था, मगर यह बदलाव सिर्फ मैं जानता था। बाकी सब की नज़र में मैं वही जमील था, एक शौहर, एक बाप बनने वाला इंसान, लेकिन अंदर से मैं सिर्फ अनिला का कैदी बन चुका था। और ये कैद शायद अब उम्र भर की होने वाली थी। सुबह दफ्तर जाने के बहाने मैं अक्सर पार्क में जा बैठता। दफ्तरी कुर्सी खाली थी, लेकिन दिमाग में एक और ही हिसाब किताब चल रहा था। एक ऐसा मंसूबा जिसे मुकम्मल करने का ना मैं खुद को अहल समझता था और ना ही बुज़दिल मानने को तैयार था। ये एक लंबी उलझन थी, जिसमें एक तरफ मेरी बीवी का चेहरा था जो थकन और कुर्बानियों से पुर था, और दूसरी तरफ वो ख्वाहिश जो अब पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। अक्सर ऐसा होता कि मैं नींद में हड़बड़ाकर उठ बैठता। नेहा पास होती, ऐसा से पूछती, क्या हुआ जमील, कोई ख्वाब देखा? नहीं, कुछ नहीं, बस दम घुट सा रहा था। सुबह से तबीयत भी कोई ठीक नहीं लग रही
तुम्हारी डॉक्टर को दिखाएं। नहीं, सब ठीक है, बस नींद पूरी नहीं हुई। ये नींद, सुकून, ज़मीर, अब सब कुछ बोझ लगने लगे। अनीला की मंगनी की तैयारियां जोरों पर थीं। घर के हर कोने में जैसे एक और जश्न की तैयारी थी। और मैं एक खामोश तमाशाई था जो अंदर ही अंदर कुछ और सोच रहा था। एक दिन नेहा ने कहा, अम्मी कह रही थी कि अनीला की तारीख निकाह फाइनल कर लें। वकास की वालदा चाहती कि अगले महीने निकाह हो जाए। मैंने चौंक कर पूछा, इतनी जल्दी क्यों? तुम्हें क्या एतराज़ है? नहीं, एतराज़ नहीं, बस वो अभी पढ़ रही है ना। वकास बाहर जाना चाहता है, इससे पहले निकाह करके ले जाएगा, यही प्लान है। मेरा सर झुक गया। उस रात मैं छत पर जाकर काफ़ी देर बैठा रहा। नीचे से नेहा की आवाज़ आती रही, जमील कहाँ हो? खाना ठंडा हो रहा है। मैंने जवाब ना दिया। एक फैसला मेरे जहन में पक रहा था, किसी खामोश जहर की तरह जो हर लम्हा सोचों में घुल रहा था। अगले दिन मैंने नेहा के लिए दोपहर में चॉकलेट खरीदी और ख़ुद को समझा दिया, या देख लो, अगर यह एहसास ख़त्म हो सकता है तो क्यों ना इसे मौका दिया जाए। घर जाकर मैंने उसे चॉकलेट दी। वो खुश हुई। अब्बा कहा करते थे, माँ बनने वाली औरत को छोटे छोटे तोहफे बहुत खुश करते हैं। मैंने मुस्कुराकर सर हिलाया, मगर दिल में सिर्फ एक बात चल रही थी, क्या मैं इस औरत को मार सकता हूँ जो अब मेरी औलाद को जन्म देने वाली है? ये सवाल हर लम्हा मेरे ज़मीर को काटता और मैं खुद को बहाने देता। मैं मजबूर हूँ, अगर अनीला मेरी हो सकती है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बस एक रुकावट है। कई दिनों तक मैंने नेहा से अलग रहना शुरू किया। रात देर से आना, सुबह जल्दी जाना, बातों में बेरुखी। वो समझ गई कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। एक शाम उसने पूछा, जमील, क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूँ? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आंखों में नमी थी मगर ज़ुबान पर सुकून। क्यों ऐसा सोचती हो? तुम्हारे रवैये से लगता है तुम मुझसे दूर हो गए हो, या शायद तुम्हें मुझसे कुछ और चाहिए था जो मैं नहीं दे सकी। ऐसा कुछ नहीं, बस कारोबार के हालात ने परेशान कर रखा है मुझे। उसने कुछ देर चुप रहकर कहा, अगर कभी मेरी मौजूदगी तुम्हें तकलीफ़ दे तो मुझे बता देना। मैं इल्ज़ाम नहीं दूंगी। तुम्हें यह जुमला मेरे अंदर जैसे धमाके की तरह गूंजा। वो सब कुछ समझ गई थी, या महज एहसासात की शिद्दत ने उसे ये कहने पर मजबूर किया। उसी हफ्ते एक दिन मैंने उसे कहा, चलो बाहर चलते हैं, कुछ वक्त साथ गुजारते हैं। वो हैरान हुई लेकिन खुशी भी। हम गाड़ी में निकले। शहर से कुछ दूर एक सड़क पर चले गए जहाँ ज़्यादा आमदोरफ्त नहीं थी। वो हंसी, यहाँ क्यों लाए हो? बस तुमसे बात करनी थी। ऐसी कौन सी बात जो घर पर नहीं हो सकती? मैं खामोश रहा। हाथ स्टीयरिंग पर थे मगर दिमाग किसी और तरफ, दिल धड़क रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाला हूँ, लेकिन मैं कुछ ना कर सका। दिल ने हाथ रोक लिए। ज़मीर ने एक आखिरी मर्तबा आवाज़ दी, तो कि तू किसी की जान लेने जा रहे हो? मैंने गाड़ी मोड़ी। नेहा ने पूछा, किधर जा रहे हो? घर। बस कुछ याद आ गया। रात को वो सो गई। मैं छत पर बैठा रहा, बेहद खामोश। अंधेरे में एक मक्खी बार बार मुझे मेरे पास आती रही, जैसे बार बार याद दिलाने आई हो कि गंदगी कहाँ है। मैं किसी की ज़िंदगी ख़त्म करने वाला था, लेकिन मेरे दिल का जहर अब भी जूं का तूं था। यह जंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी, बस एक दिन के लिए टल गई और शायद अगले दिन मैं मज़ीद कमज़ोर हो जाऊं। उस रात छत पर देर तक बैठा रहा। अंधेरे में रोशनी की एक भी लकीर नज़र नहीं आ रही थी। नीचे कमरे में नेहा सो रही थी और मेरे दिल में बेरहम ख्यालात जाग रहे थे। मैं खुद को रोज़ समझाता, रोकता, पर दिल जैसे किसी और के इख्तियार में था। हर दिन अनीला की मंगनी की खबर कुछ और शिद्दत से दिल को चुभती और मैं उस कांटे से निजात चाहता था। किसी भी वक्त पर 2 दिन तक मैं बिल्कुल खामोश रहा। नेहा ने बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन मैंने मसरूफियत या थकन का बहाना कर दिया। वो समझ चुकी थी कि कुछ ठीक नहीं, मगर उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुलकर पूछती। एक दिन सुबह चाय का कप मेरे सामने रखते हुए बोली, अगर कुछ गलत कर बैठूं तो माफ़ कर देना। कभी कभी इंसान सिर्फ दिल से सोचता है, दिमाग खामोश हो जाता है। मैंने बिना देखे कप उठाया और सिर्फ सर हिला दिया। उसी शाम घर में बिजली चली गई। नेहा सीढ़ियों के नीचे स्टोर से मोमबत्ती लेने गई। मैं ऊपर कमरे की लाइट देखकर जान गया कि यही मौका है। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने जूते पहने, आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरा। नेहा सीढ़ियों पर वापस चढ़ने ही लगी थी
कि एक हाथ में मोमबत्ती, दूसरे से पेट सुला रही थी। ऐसे से कदम बढ़ाए जैसे कुछ तलाश रहा हूँ। नेहा, 1 मिनट सुनो। वो रुकी, मुड़ी। जी। मैंने एक लम्हा उसके चेहरे को देखा। वो थकी हुई सी पर सच्ची नजर आ रही थी। मैंने दिल में कहा, अब या कभी नहीं। एक लम्हा, बस एक लम्हा। हाथ बढ़ाया, धक्का दिया। वो एक चीख के साथ नीचे गिरी। मोमबत्ती उसके हाथ से छूट गई। सीढ़ियों पर उसके कदमों की गूंज, फिर खामोशी। उसके जिस्म का वजन जैसे दीवार से टकरा गया हो। मैं तेजी से ऊपर के कमरे में गया, सांस संभाली और बेड पर बैठ गया। कुछ ही लम्हों बाद अम्मी की चीख सुनाई दी, जमील, नेहा गिर गई है। मैं दौड़ा जैसे कुछ पता ही ना हो। नीचे देखा खून, मोमबत्ती का टुकड़ा और नेहा का बेहोश चेहरा। उसे उठाया, गोद में लिया, गाड़ी में रखा और सीधा अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में डॉक्टर ने उसे फौरन इमरजेंसी में ले लिया। बाहर इंतजार करते हुए मैं नेहा की माँ को फ़ोन कर रहा था। अम्मी, वो गिर गई है, बहुत बुरी हालत है, दुआ करें। आंसू निकालना मुश्किल ना था। वो तो मैं कई बार आईने के सामने रिहर्सल कर चुका था। नेहा के वालिद जल्दी अस्पताल पहुंचे। उनके साथ अनिला भी थी। मेरी नज़र उस पर पड़ी। वो सदमे में थी, कुछ बोलने की हालत में नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में परेशानी थी। क्या हुआ था? उसने मुझसे पूछा। अंधेरा था, सीढ़ियों पर गिर गई थी। मैं ऊपर था, पता नहीं कैसे हुआ। डॉक्टर बाहर है, हालत नाजुक है, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। सब परेशान हो गए और मैं अंदर से सिर्फ एक बात सोच रहा था, ये ख़त्म और ज़िंदगी मेरे हक में बदल जाए। 2 घंटे बाद डॉक्टर दोबारा आया। माँ की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन बच्चा जिंदा है। हमें माँ को आईसीयू में रखना होगा। अगले 24 घंटे अहम हैं। अम्मी ने दुआ के लिए हाथ उठाए। अनिला एक तरफ जाकर खामोश हो गई। मैं जानबूझकर रोता रहा, बार बार सबको तसल्ली देता रहा, वो ठीक हो जाएगी, बस अल्लाह से दुआ करें। कमरे में जब डॉक्टर ने बुलाया तो हम सब अंदर गए। नेहा के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क था, लेकिन आंखें बंद थी। डॉक्टर ने नेहा के वालिद से कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ करें। नेहा की माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा। मेरी बच्ची, आंखें खोलो, कुछ बोलो। लेकिन वो साकित रही। मैं एक तरफ खड़ा रहा, दूर, लेकिन इतना भी नहीं कि लोगों को शक हो। अंदरूनी तौर पर सुकून की एक लहर चल रही थी, जैसे हर कदम मुझे अनिला के करीब ले जा रहा हो। अनिला ने एक बार मेरी तरफ देखा। मैंने फौरन आंखें झुका ली। रात गए। नेहा को दोबारा वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। सब लोग थक चुके थे। मैंने चुपचाप एक कोने में बैठकर सर पकड़ लिया, जैसे बहुत परेशान हूँ। जमील, कुछ खा लो, सारा दिन से कुछ नहीं खाया। अम्मी ने कहा। दिल नहीं कर रहा। नेहा को देखकर कुछ नहीं सोचता। ये जुमले मैंने जज्बात के साथ बोले ताकि मेरा दुख असली लगे। सुबह जब आंख खुली तो अस्पताल की सफ़ेद दीवारें पहले से ज़्यादा खामोश लग रही थी। नर्स आई। कहा, डॉक्टर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने आहिस्ता से अम्मी को जगाया। नेहा की माँ बेंच पर सो रही थी और अनिला एक तरफ टेक लगाकर बैठी थी। हम सब डॉक्टर के कमरे की तरफ गए। डॉक्टर ने नज़रें झुकाकर कहा, हमने पूरी कोशिश की, मगर हम नेहा को नहीं बचा सके। कमरे में चंद लम्हे मुकम्मल खामोशी तारी रही। बच्चा, नेहा के वालिद ने कपकपाती आवाज़ में पूछा। बच्चा ठीक है, बिल्कुल सेहतमंद है। नेहा की माँ वहीं ज़मीन पर बैठ गई। मेरी बच्ची, मेरी नेहा। अनिला ने तेज़ी से आगे बढ़कर माँ को संभाला। मैं कुछ देर साकित खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 कदम आगे बढ़ा और नेहा के वालिद के कदमों में बैठ गया। अब्बा जी, मैंने तो बस उसे खुश रखना चाहा। मेरी आवाज़ जानबूझकर लर्जिश थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं अपनी हथेलियों में मुंह छुपाकर रो रहा था। हम सब ने यही चाहा था बेटा। उन्होंने हाथ मेरे कंधे पर रखा। ये अल्लाह का फैसला है। मैं बार बार यही कहता रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है। सब मेरे गिर्द इकट्ठे हो गए। अनिला खामोश खड़ी थी। उसके चेहरे पर सदमे की एक अलग गहराई थी। मैंने एक नज़र उसकी तरफ देखा। वो पलटकर पीछे हट गई। 2 घंटे बाद नेहा की मैयत को घर ले जाया गया। जनाजे की तैयारी शुरू हो चुकी थी। ख़वातीन के कमरे में नोहे थे, मर्दों के हल्के में खामोशी और अफसोस। मैं हर जगह मौजूद था।
कभी कोई आकर गले लगाता, कभी कोई तसल्ली देता। शाम को तदफीन के बाद रात को जब वापस लौटे तो बच्चा नेहा की माँ की गोद में था। वो रोती जा रही थी। यही मेरी बच्ची की निशानी है। मैंने बच्चा उनसे लिया, आहिस्ता से चूमा और कहा, मैं वादा करता हूँ मैं इसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। उस लम्हे मैंने खुद को सबके सामने ऐसा पेश किया जैसे बीवी से बेपनाह मोहब्बत करने वाला शौहर जो अब सिर्फ बच्चे के लिए जिंदा है। नेहा की तदफीन के बाद घर में 2 दिन तक खामोशी रही। तीसरी रात को नेहा के वालिद ने मुझसे कहा, बेटा तुम अकेले हो, हम तुम्हें ऐसे नहीं देख सकते। अब्बा जी, मैं किसी के सहारे के बगैर भी इसे पाल लूँगा, नेहा की याद के तौर पर। लेकिन बच्चा माँ का मोहताज होता है। हम चाहते हैं कि कोई हो जो इसका ख्याल रख सके। मैंने फ़ौरन कहा, आप अनिला को इस मुसीबत में ना डालें। उसके अपने ख्वाब हैं। वो मेरी बीवी की बहन है। वो मेरे लिए हमेशा बहनों जैसी रहेगी। ये सब कुछ मैं जानबूझकर इस अंदाज में कह रहा था कि उन पर मेरी दयानतदारी ज़हर हो। अगले दिन अनिला चुपचाप मेरे कमरे में आई। हाथ में नेहा का एक पुराना कपड़ा था। ये उसका दुपट्टा था, आखिरी बार पहना था। माँ ने कहा, तुम्हें दे दूँ। मैंने वो कपड़ा हाथ में लिया, आंखें बंद कर गहरी सांस ली। मैं कुछ नहीं बोला, सब याद है। वो पलटने लगी तो मैंने कहा, अनिला तुम्हें कभी ये महसूस हुआ कि हम? उसने फ़ौरन मेरी तरफ देखा, आंखों में तेज़ी आई। नहीं, कभी नहीं। फिर वो तेज़ी से बाहर चली गई। मैंने आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा। हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं। मैंने लोगों के दिल जीत लिए थे। अब अगला मरहला सिर्फ वक्त का था। तीसरे दिन सुबह का वक्त था। मैं आंगन में बैठा था। गोद में नेहा का बच्चा था जो अब भी दुनिया से बेखबर खामोश सो रहा था। मैं उसे सीने से लगाकर मुसलसल यही सोच रहा था कि लोग कितना जल्दी दुख पर यकीन कर लेते हैं। सिर्फ आंसू, चंद जुमले और वो इंसान जो असल मुजरिम होता है सबसे मासूम नज़र आने लगता है। नेहा की माँ पास बैठी, उनकी नज़रें बच्चे पर थीं, लेकिन लहजा मेरे लिए था। जमील, तुमने जिस हिम्मत से ये वक्त काटा है मैं हैरान हूँ। अल्लाह तुम्हें इस बच्चे के लिए सलामत रखे। मैंने आहिस्ता से कहा, अम्मी जी मैं कुछ नहीं हूँ। असल हिम्मत तो नेहा की थी, वो होती तो। आवाज़ रुक गई। सर झुकाकर आंखें पूछी। नेहा के वालिद आहिस्ता कदमों से करीब आए। हमने बहुत सोचा है जमील, इस बच्चे को माँ की ज़रूरत है। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। मैंने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। अब्बा जी प्लीज़ ऐसी बातें ना करें। मेरे लिए अब नेहा की जगह कोई नहीं ले सकता। ये बच्चा माँ के बगैर कैसे पलेगा? तुम्हारी जवानी, तुम्हारी ज़िंदगी का क्या होगा? हम नहीं चाहते कि तुम सारी उम्र अकेले रहो। मैंने नज़र ऊपर उठाई। वो दोनों मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहते हो, मगर रुक गए। हम चाहते हैं, अगर तुम मुनासिब समझो तो। अनिला। नहीं, मैंने फ़ौरन कहा। आवाज़ में थोड़ा जोर आया। अम्मी जी, अब्बा जी, अनिला मेरी बीवी की बहन है। वो बच्ची है, अभी मैं उसे कैसे? नेहा के माँ ने मेरे हाथ पर हाथ रखा। वो बच्ची नहीं रही जमील, वो समझदार है। हालात ने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया है और वो इस बच्चे की खाला है। इसे माँ से बढ़कर चाहेगी। नेहा के वालिद ने कहा, हमने बहुत गौर किया है, यह रिश्ता सबके लिए बेहतर होगा। मैं चुप हो गया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, अगर अनिला की मर्जी हो तो भी मैं नहीं चाहूँगा कि उसकी ज़िंदगी का रास्ता मेरे बच्चे की खातिर बदले। उसके ख्वाब हैं, वो आगे पढ़ना चाहती थी, नौकरी करना चाहती थी। वो सब बाद की बात है। अभी हम सिर्फ तुम्हारे और बच्चे के बारे में सोच रहे हैं। मैंने बच्चा थाम कर उन दोनों की तरफ देखा। मुझे वक्त दें, मैं कुछ नहीं कह सकता। उस रात मैंने एक बार फिर अनिला को चुपचाप बरामदे में बैठे देखा। उसके हाथ में नेहा की डायरी थी, शायद कुछ पढ़ रही थी। मैं करीब गया तो उसने जल्दी से डायरी बंद कर दी। काफ़ी दिन हो गए, तुमसे बात नहीं हुई। मैंने कहा, क्या बात करने को बचा है? सब कुछ बदल गया है। तुम बदल गई हो। तुम बदले नहीं, तुम सिर्फ बेनकाब हुए हो। उसका लहजा नरम था लेकिन लफ्ज़ खरे थे। मैंने नज़रें झुकाई। अम्मी अब्बा तुम्हारे रिश्ते की बात कर रहे थे, पता है, और तुम इनकार कर रहे हो क्योंकि मैं सच में नहीं चाहता कि तुम अपनी ज़िंदगी मेरे और इस बच्चे के लिए कुर्बान करो। तुम चाहो या ना चाहो, मुझे परवाह नहीं। मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि कब तुम झूठ बोलना बंद करोगे। मैंने कहा, क्या झूठ बोला है? यही कि तुम इनकार कर रहे हो। तुम्हारे दिल की ख्वाहिश कुछ और है
मैं खामोश रहा। वो पलट कर चली गई और मैं सोचता रहा कि अब सच और झूठ में फ़र्क कोई नहीं कर रहा, सब कुछ एक दिखावे का हिस्सा बन चुका है। अगले दिन मेरे ससुर जाते वक्त फिर वही बात दोहराई, हम अनिला की मर्जी भी पूछ लेंगे मगर तुम उससे बात करो, उसके दिल की हालत समझो। मैं चाहूँगा कि वो इस बारे में खुद फैसला करे। मैं कोई दबाव नहीं डालना चाहता। मैंने घर वापस आकर बच्चे को गोद में लिया। दरवाज़ा हल्का सा खुला। अनिला अंदर आई, हाथ में दूध की बोतल थी। बच्चे के लिए लाई हूँ। मैंने ऐसा से कहा, यह तुम्हारी बहन की निशानी है, इसलिए इसे संभाल रही हूँ। वो बोतल रखकर वापस पलटी और जाते हुए एक लम्हे को रुकी। सबके सामने जो चालाकी तुमने की है वो कामयाब लगती है, पर जो अंदर से जानते हैं उनके सामने तुम खाली हो। जमील बिल्कुल खाली। मैं चुप रहा। वो जा चुकी थी मगर उसकी बातें दरवाजे पर जैसे नक्श हो गई। 2 महीने गुजर चुके थे। नेहा के जाने के बाद सब कुछ खामोश हो चुका था। शोक का रंग अभी तक दीवारों पर बाकी था, लेकिन बातें बदलने लगी थीं। अब्बा जी हर बार मिलने आते, बच्चे को गोद में उठाते और कहकर जाते, तुम्हें अकेला नहीं रहने देना चाहिए। अम्मी जी बात घुमाकर कहती, अनिला तो वैसे भी बच्चे से बहुत मोहब्बत करती है, तुम दोनों की समझ बूझ भी है। मैं हर बार वही जुमले दोहराता, अभी वक्त चाहिए। लेकिन ये वक्त मैं खुद खींच रहा था कि सच्चाई ज़्यादा सच्ची लगे, सबको ऐसा महसूस हो जैसे ये फैसला खुद अनिला का हो और मैं उस पर मजबूर ना किया गया हूँ। फिर एक दिन अब्बा जी ने कहा, हमने निकाह की तारीख रख दी है अगले जुम्मा को। मैंने सर झुकाया, जैसा आप मुनासिब समझे। दिल के अंदर जैसे कोई जीत का जश्न मना रहा था। मेरी नज़रें जिन राहों पर थीं, अब वो दरवाजे मेरे लिए खुलने वाले थे। बचपन की ज़िद्दें, जवानी की ख्वाहिश, सब एक रस्मी कलमे से पूरे होने जा रही थीं। निकाह वाले दिन सब कुछ सादा रखा गया। घर के सहन में चंद मेहमान, करीबी रिश्तेदार और निकाह खां। बच्चा मेरी गोद में था। मैं साफ़ सुथरे कपड़ों में खामोश बैठा था, लेकिन दिल की धड़कनें तेज़ थीं। अनिला कमरे से निकली तो सबकी निगाहें उस पर थीं। उसने न सुर्ख लिबास पहना था, न हाथों में मेहंदी थी। बाल सादा अंदाज में बंधे थे और आंखों में एक अजीब ठहराव। न शर्म, न खुशी, न अफसोस, बस एक चुप, जैसे अंदर कुछ बोल रहा हो। बाहर सिर्फ खामोशी। निकाह हुआ, कलमे पढ़े गए और मैंने इकरार किया। कमरे में बैठे बुजुर्गों ने दुआ दी और मैंने सबके सामने सर झुकाकर हाथ उठा लिए। अल्लाह का शुक्र है, मेरी ज़िंदगी में अब सुकून आ जाएगा। किसी ने अनिला की तरफ देखा, वो बस नज़रें झुकाए बैठी रही। रात को रस्में भी हुई, पर वो सब रस्मी थीं। अनिला के चचा नहीं आए थे, बल्कि फ़ोन पर सख्ती से इनकार किया कि अनिला ने इस निकाह के लिए घर वालों को रुस्वा किया है। अनिला ने इस पर कोई रद्द अमल ना दिया। अम्मी जी ने उसे गले लगाया, बेटी अब तुम हमारी हो, नेहा का हक तुम्हारे ज़िम्मे है। मैं यह सुनकर चुप रहा। दिल में फातिहाना एहसास था, जैसे सब कुछ अपनी जगह पर आ रहा हो। कमरा जो पहले नेहा का था अब अनिला का बन चुका था। वो वहीं बच्चे के साथ रहती थी, मैं अभी अलग कमरे में था। सबको यही लगे कि मैं अनिला को वक्त दे रहा हूँ, लेकिन मैं जानता था कि अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी। एक रात बच्चा रो रहा था। मैं दरवाजे के पास गया। अनिला दूध की बोतल थामे बैठी थी, बच्चे को चुप करा रही थी। कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज़ दे दिया करो, मैंने नरमी से कहा। आपसे जो चाहिए था वो तो पहले ही ले चुकी हूँ। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसका लहजा हमवार था, आंखें नीचे, लेकिन जुमला वजनी था। क्या मतलब? कुछ नहीं, आप आराम करें। मैं वापस अपने कमरे में आ गया, लेकिन यह जुमला मेरे कानों में गूंजता रहा। अगले दिन मैंने अम्मी से कहा, मैं चाहता हूं कि अब कमरे एक कर दिए जाएं। हम दोनों ने निकाह किया है। अम्मी ने सर हिलाया। बात करो उससे, तुम दोनों को अब ज़िंदगी साथ गुजारनी है। शाम को जब अनिला बच्चे को सुला रही थी, मैं कमरे में दाखिल हुआ। आज हम एक साथ बैठे, थोड़ा वक्त साथ गुजारें। वो मुस्कुराई, ज़रूर, आप बैठे, मैं अभी आती हूँ। वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी हुई। मैं बिस्तर पर बैठ गया। कुछ लम्हे बाद वो मुड़ी और बोली, आपके लिए एक तोहफा रखा है अलमारी में, देख लें तो बेहतर होगा। मैंने उठकर अलमारी का दरवाज़ा खोला। एक गिफ्ट बॉक्स रखा था। मैंने मुस्कुराकर उसे उठाया। पहली बार तुमने मेरे लिए कुछ लाया। पहली बार नहीं, आखिरी बार है।
मैंने डब्बा खोला, अंदर एक डायरी रखी थी, सर वर्क पर नेहा का नाम लिखा था। ये क्या है? वो सब जो नेहा ने तुम्हारे साथ रहकर झीला, वो सब जो वो कह ना सकी, लिख दिया, पढ़ लो, शायद कुछ याद आ जाए। मैंने पहला सफ़ा खोला और जैसे दुनिया उलट गई। नेहा की तहरीर, मैं जानती हूँ जमील तुम अनिला को चाहते हो, मैं जानती हूँ तुम मुझे मार देना चाहते हो। मैंने वो सब सुना है जो तुमने अपने दोस्त से कहा था। मेरे हाथ कांपने लगे, आंखें साकित हो गईं। मैंने सर उठाया। अनिला अब मेरे सामने खड़ी थी, हाथ में फ़ोन था, रिकॉर्डिंग डायरी और वो सीसीटीवी फुटेज, सब कुछ है मेरे पास। अब तुम जो सोचते थे वो सब मेरे काबू में है। मैं सुन हो चुका था, दिल दिमाग सब बंद। वो ऐसा से बोली, मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया, मैंने तुमसे शादी इसलिए की है कि तुम्हारी असल शक्ल सबके सामने ला सकूं। और यूँ मैं समझ गया कि जो निकाह मुझे मंजिल लगा था वो दरअसल मेरे खिलाफ खामोश इंतकाम की शुरुआत थी। मैंने वो रात जैसे हार कर जीती थी। अगले दिन मैंने माहौल मामूल पर लाने की कोशिश की। नाश्ते की मेज़ पर बैठकर अनिला से कहा, रात को जो कुछ हुआ वो मैं कुछ नहीं समझ पाया। तुम गुस्से में थी, शायद गुस्सा। वो चाय की प्याली रखते हुए बोली, नहीं, मैं तो बहुत मुतमिन थी। तो वो सब कुछ सच था, हर लफ्ज़, हर जुमला, नेहा की डायरी, तुम्हारी रिकॉर्डिंग और वो वीडियो जिसमें तुम उसे सीढ़ियों से धक्का दे रहे हो। मेरा हल्ला खुश्क हो गया। मैंने कप को होंठों तक लाया मगर घोंट ना भर सका। तुम ये सब रखती क्यों नहीं? अगर जानती तो निकाह से पहले सब बता देती और तुम चालाकी से बच जाते। मैं तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक लाना चाहती थी, उस घर में, उसी बेड पर, उसी कमरे में जहां तुमने मेरी बहन की मौत की कहानी लिखी। मैंने तुम्हारी सज़ा का खाका बनाया। मैंने धीरे से कहा, अनिला, ये बच्चा तुम खुद सोचो इसका क्या होगा। बच्चा मेरे लिए नेहा की आखिरी निशानी है, वो मुझसे छिन जाए ये मैं कभी नहीं चाहूँगी। तुम्हारे बगैर वो बड़ा होगा, लेकिन तुम्हारे साथ वो एक कातिल के साए में जिंदा रहेगा। तुम मेरे बारे में ये सब कुछ कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं जानती हूँ तुमने क्या किया। उसने दराज खोली और एक रिकॉर्डर निकाला। ये वो कॉल है जो तुमने अपने दोस्त से की थी, जिसमें तुमने कहा था कि मेरा दिल चाहता है मैं नेहा को रास्ते से हटा दूँ। आवाज़ चलती गई। मेरी ही आवाज़ में वो अल्फाज दोबारा सुनकर खुद सहम गया। ये सब तुमने कैसे रिकॉर्ड किया? तुम भूल गए कि तुम्हारे फ़ोन की बैकअप सर्विस ऑन थी और तुमने मुझे कभी ये नहीं बताया कि तुमने क्या छुपाया था। मैं खामोश हो गया। अनिला ने एक और फाइल मेरी तरफ बढ़ाई। ये सीसीटीवी फुटेज है पड़ोस के घर से की, जिसमें तुम नेहा को धक्का देते हो। मैंने मोहल्ले वालों से खुद लेकर जमा की। तुम क्या चाहती हो? मेरी आवाज़ टूटने लगी। मैं चाहती हूँ तुम जेल जाओ, लेकिन जाने से पहले एक काम और कर दो। ये खुलानामा है, साइन करो। मैंने वो कागज़ देखा, हाथ कपकपाने लगे। मैंने खुला के बाद भी बच्चा तुम्हारे पास रखने दूँ? नहीं, बच्चा मेरे पास रहेगा। अदालत फैसला करेगी और तुम्हारे खिलाफ सबूत देकर वो कभी तुम्हें बाप बन कहने का हक नहीं देगी। मैंने कागज़ साइन किया, हाथों से पसीना बहने लगा। पुलिस को फ़ोन कर चुकी हूँ, कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। अनिला, प्लीज़ एक मौका दे दो, मैं बदल जाऊँगा। मौका? तुमने नेहा को एक मौका भी नहीं दिया। वो माँ बनने वाली थी, तुमने उसकी दुनिया छीन ली। अब तुम्हें भी वही मिलेगा जो तुमने किया। दरवाजे पर दस्तक हुई। अनिला ने खामोशी से दरवाज़ा खोला। पुलिस अंदर आई, मुझसे शनाख्त पूछी और हथकड़ी पहना दी। तुम्हें नेहा की मौत के केस में गिरफ्तार किया जा रहा है, तुम्हारे खिलाफ सबूत मौजूद हैं। मैंने आखिरी बार अनिला की तरफ देखा। तुमने मुझे तबाह कर दिया। वो बोली, नहीं, तुमने खुद को तबाह किया। मैं तो सिर्फ हकीकत दुनिया को दिखा रही हूँ। मुझे ले जाया गया। गली में लोग खड़े देख रहे थे, जिन्होंने 2 माह पहले मेरी तारीफ़ की थी, अब वही नज़रें नफ़रत से देख रही थी मुझे। मेरी माँ ने रोते हुए पूछा, क्या हो गया बेटा? ये सब झूठ है ना? मैंने कुछ ना कहा, बस सर झुकाकर चलता रहा, क्योंकि अब मेरे पास कोई झूठ बाकी नहीं बचा था। सिर्फ सच था जो सबके सामने खुल चुका था। जेल का फाटक बंद हुआ तो जैसे पूरी दुनिया मेरे पीछे खामोश हो गई। एक वक्त था जब सब मुझे एक बावफा शौहर, मजलूम बाप और साबिर इंसान समझते थे। आज सब मेरी शनाख्त बदल चुकी थी। मैं कातिल था, एक मुजरिम था,
एक धोखेबाज था। पहले दिन हवालात की दीवारों को मुसलसल घूरता रहा। एक पुलिस वाले ने पानी का गिलास लाकर सामने रखा। पहली बार आया है, लगता है वक्त लगेगा आदत डालने में। मैंने गिलास को हाथ लगाए बगैर कहा, वक्त तो बहुत कुछ ले गया है, अब शायद देने का वक्त है। 2 दिन बाद अनिला जेल में मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई। वो खामोशी से आई, जज के सामने खुला की दरख्वास्त रखी और बगैर एक लफ्ज़ बोले कागजात पर दस्तखत कर दिए। मेरी नज़रें उस पर जमी रहीं, लेकिन उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। अदालत में मेरा मुकदमा रोज़ बरोज़ आगे बढ़ा। वकील ने सफाइयाँ दी। मैंने कहा मैंने उसे मारा नहीं, हादसा था। अदालत ने वो वीडियो चलाई, वो रिकॉर्डिंग सुनाई, वो डायरी पढ़कर सुनाई जिसमें नेहा ने अपनी मौत का पेश खैमा दर्ज किया था। जज ने फैसला सुनाया, जमील अहमद को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। मैं चुप रहा, मुझे किसी फैसले की ज़रूरत नहीं थी। असल सज़ा तो मेरे अंदर बैठा ज़मीर दे रहा था, जो हर पर नेहा की चीख सुनता, उसकी बेबस आंखें याद करता। जेल के कमरे में दिन रात का फ़र्क नहीं था, बस वक्त गुजर रहा था जैसे कोई घड़ी मुसलसल उल्टी चल रही हो। खाने का जायका मिट्टी जैसा था, नींद जैसे कर्ज में मिलती हो। रात को अक्सर नींद के बीच चौंक कर उठता, पसीने में शराबूर और सामने नेहा का चेहरा होता। खून में लथपथ, आंखों में सवाल, क्यों किया जमील? मैं तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत थी। मैं दीवार से टेक लगाकर बैठ जाता, हाथों से सर पकड़ लेता और दिल ही दिल में चीखता, काश तुम मुझे छोड़ देती मगर जिंदा रहती, काश मैं तुम्हें खोकर भी इंसान रहता। एक दिन अनिला फिर जेल आई, इस बार बच्चे के साथ। बच्चा बड़ा हो रहा था। नेहा की आंखें लेकर आया था, ये तुमसे आखिरी बार मिलने आया है, फिर कभी नहीं आएगा। मैंने धीरे से बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाया, वो पीछे हट गया। वो तुम्हें नहीं जानता और जानने की ज़रूरत भी नहीं, तुमने जो चेहरा दिखाया वो इसके लिए काफ़ी है। अनिला, क्या तुम मुझे कभी माफ़ नहीं कर सकोगी? मैं तुम्हें माफ़ करूँगी तो नेहा का खून माफ़ हो जाएगा। वो जो हर रात ख्वाब में आकर मुझसे सवाल करती है, उसका जवाब कैसे दूंगी? मुझे लगता है मौत ही मेरी निजात है। नहीं जमील, तुम्हारी निजात जीते जी तड़पने में है, यही सज़ा है तुम्हारी। वो चलेगी। बच्चा उसकी उंगली पकड़े हुए पीछे मुड़े बगैर, वो मंजर मुझे आज तक याद है। शायद मरते दम तक रहेगा। जेल में दिन महीने बनते गए, महीने साल, लोग नए आते पुराने चले जाते। मेरे चेहरे पर लकीरें गहरी हो चुकी थी, बाल सफ़ेद हो चुके थे। कुछ कैदी मुझसे पूछते तुम्हारी सज़ा क्या है? मैं जवाब देता सज़ा बस मोहब्बत, जिससे कि वही ख़त्म हो गई और जिसके लिए ख़त्म की वही इंतकाम बन गई। कभी कभी खुद से बात करता, अगर वापस जा सकता तो क्या करता? फिर जवाब खुद देता, शायद कुछ ना बदलता, क्योंकि अंदर की गंदगी तो वही रहती। अक्सर मौत के लिए दुआ करता, सर सजदे में रख कर कहता, या अल्लाह ले ले मुझे, इस ज़मीन से उठा ले, मैं अब कुछ नहीं चाहता। लेकिन मौत भी शायद मुझसे नफरत करती थी। एक रात बुखार चढ़ गया, नर्स ने आकर दवाई दी, मैंने आंखें बंद की। नींद आई तो नेहा ख्वाब में आई, बाल बिखरे, चेहरा पर सुकून, आंखों में वही सवाल, आप पछता रहे हो? मैंने कहा हाँ, हर लम्हा तो बस जीते रहो जमील, क्योंकि मौत बहुत मेहरबान है, तुम इसके लायक नहीं। आंख खुली तो फिर वही दीवार, वही सिलाखें, वही तन्हाई। मैं समझ गया मेरी सज़ा मौत नहीं ज़िंदगी है, और ये ज़िंदगी अब कभी ख़त्म नहीं होगी। जो शख्स लालच, खुद गर्जी और हवस की बुनियाद पर रिश्तों को पामाल करता है, वो आखिरकार तन्हाई, शर्मिंदगी और पछतावे की सज़ा पाता है। सच और इंसाफ कभी न कभी सामने आते हैं, चाहे पर्दा कितना ही गहरा क्यों ना हो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।